हेलो एवरीवन। तो हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म के बारे में और हमने अभी क्या जान लिया है कि ऑटिज्म और एएसडी क्या है। यानी एएसडी का मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो अभी हम क्या बात करना चाह रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि इसके कॉजेज क्या हैं, क्यों हो जाता है, क्या कारण है इसका और इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि ऑटिज्म है। जैसे मैंने पिछली बार भी अभी आपसे बात करी कि बहुत बार यह मिसडायग्नोज होता है। तो असल में ऑटिज्म का डायग्नोसिस क्या है और अगर डायग्नोज हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये भी हमने बात करी कि ये लाइफ लॉन्ग रहता है। तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं और वह कितना फायदेमंद होता है। तो इन तीन बातों के बारे में हम जानेंगे, ये हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। जहां तक कॉजेस की बात है, ऑटिज्म के कॉजेस के बारे में कई सारे मत हैं, कई सारे ओपिनियंस हैं। कुछ कॉजेस इसके जेनेटिक्स हैं और कुछ इन्वायरमेंटल है। कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे ऑटिज्म कुछ इन्वायरमेंट के कारण, कुछ जेनेटिक्स के कारण इसके सिम्टम्स प्रोनाउंस्ड हो जाते हैं। तो अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकें तो हम उनके सिम्टम्स को भी कम रख सकते हैं। जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये हेरिडिटी से संबंधित है, यानी वो गुण जो हम अपने माँ बाप से लेते हैं। तो माँ बाप से जो गुण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, दे आर लिंक्ड विद द जीन्स। ऑटिज्म जीन लिंक्ड भी है और इसीलिए ये बोला जाता है, या हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि इसके फादर में भी ये प्रॉब्लम था तो इसलिए बच्चा भी इस तरह से बिहेव कर रहा है, और क्योंकि फादर में था बच्चा भी इसलिए कर रहा है, इसलिए इसको कम आंका जाता है। सोचा जाता है कि ये अपने आप नॉर्मल है, हमारी फैमिली में है, ऐसे ही होता है। बिकॉज वी ग्रो आवर चिल्ड्रन जैसा हमें ग्रो किया गया, तो कई बार इस चीज़ को नॉर्मल ले लिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पेरेंट्स में है तो बच्चे में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एक पेरेंट में है तब भी बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है, और अगर दोनों पेरेंट्स में है तो बच्चे में ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा है। सिमिलरली ये सिबलिंग्स में भी देखा जाता है, क्योंकि सिबलिंग यानी भाई बहन एक ही माँ बाप के बच्चे, तो उसमें भी देखते हैं कि अगर एक बच्चे में है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दूसरे में हो। कंपल्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक में होगा तो दूसरे में होगा ही, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे हमने बात करी इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसके सिम्टम्स सोशल इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन या बिहेवियर के साथ रिलेटेड हैं। तो कई बार हमारा इन्वायरमेंट ऐसा होता है जिसमें बच्चे को सोशल इंटरेक्शन के चांसेस कम मिलते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, माँ बाप काम करने वाले होते हैं, वो खुद ही ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते, तो बच्चे को भी सोशल इंटरेक्शन के चांसेस कम मिलते हैं। हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि हम कम इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ, पड़ोसियों के साथ, दूसरों के साथ दोस्ती का व्यवहार हमारा कम हो गया है। तो दैट मे बी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। सिमिलरली कम्युनिकेशन के बारे में हम बहुत बार ये बात समझते हैं, बोलते हैं कि कम्युनिकेशन सोशल इंटरेक्शन से ज़्यादा अच्छा सीखा जाता है। अगर सोशल इंटरेक्शन कम है, माँ बाप दोनों काम करते हैं, उनका वैसे ही बच्चे के साथ इंटरेक्शन कम है, उनकी वैसे ही बातचीत कम होती है, और ना ही बच्चा बाहर किसी के साथ ज़्यादा बातचीत कर पा रहा है, तो उसका कम्युनिकेशन या लैंग्वेज डेवलपमेंट डिलेड हो सकता है। एंड बिहेवियर ऑल्सो, बिहेवियर में हम अबनॉर्मल बिहेवियर किसको कहते हैं? अपने आप को तो हम एबनॉर्मल नहीं कहते, हम दूसरे के बिहेवियर को
जब वो डिविएट करता है हमारे बिहेवियर से तब हम उसको एबनॉर्मल कहते हैं। तो कई बार पेरेंट्स का ही बिहेवियर ऐसा होता है जो बच्चे के रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है। सो इसलिए मैं ये बातें कह रही हूँ कि इसके जो कॉजेज हैं वो जीन लिंक्ड भी हैं और इन्वायरमेंट में भी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि बच्चे टीवी देखते हैं और लगातार टीवी 7-7 8-8 घंटे बच्चे टीवी देखते हैं। इवन कई बार बहुत छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन व्यू करते हैं। स्क्रीन व्यू को भी ऑटिज्म का एक रिस्क फैक्टर माना गया है। तो बेहतर क्या है कि हम बच्चे को सोशल इंटरेक्शन दें। टीवी के सामने या मोबाइल के सामने लगातार बैठे रहने से भी ऑटिज्म का रिस्क बढ़ता है। अब ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं इसके सिवाय और क्या हो सकते हैं, ऐसा भी देखते हैं कि ऑटिज्म में सेरोटोनिन, डोपामिन और एपिनेफ्रिन, ये क्या है, ये हार्मोन्स हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर भी मेरा वीडियो अवेलेबल है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या काम करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम ये जान लें कि ऑटिज्म में इन न्यूरोट्रांसमीटर का मिसमैनेजमेंट है या कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से ऑटिज्म के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अब अगर आप इसको जान लें कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे काम करते हैं, इनके बढ़ाने या घटाने के लिए कौन से डाइट्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, डाइटरी कंपोनेंट पे भी मेरा एक वीडियो है, आप पढ़ना चाहें सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से भी रिस्क बढ़ जाता है। सिमिलरली ऐसे भी कुछ स्टडीज हैं दैट प्रोबेबली एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कुछ ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स हो गया अगेंस्ट वायरसेस जो कि फॉल्टी हो गया, जिसकी वजह से भी इसका रिस्क बन सकता है। ऐसे भी कुछ स्टडीज हैं जिसमें लेट प्रेगनेंसीज को या लेट प्रेगनेंसी मतलब बड़ी एज में जाके प्रेगनेंसी होना, या दो बच्चों के बीच में अंतर बहुत कम होना, या मदर की डाइट उस समय प्रॉपर नहीं रही हो, उसके कारण भी ये एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। सिमिलरली स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर है। मदर्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बाद में बच्चे को किसी तरह का ट्रॉमा या स्ट्रेस, वो भी एक कारण इसका हो सकता है। यानी मोटे तौर पे कहें तो कोई एक रीज़न नहीं है। इसलिए किसी भी पेरेंट को ब्लेम नहीं करना है, राइट? मदर को या फादर को या किसी को कि आपकी वजह से बच्चे में ये प्रॉब्लम हो गया, हम ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑटिज्म का कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता। नॉट टू ब्लेम एनी पेरेंट, ना तो सेल्फ ब्लेम करिए, ना तो ये सोचिए कि पता नहीं मेरी मदर सोचें कि मदर के वजह से इसको कुछ ये प्रॉब्लम है या फादर की वजह से ये कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा हमने नहीं सोचना। ना तो सेल्फ ब्लेम करना है ना दूसरे को ब्लेम करना है फॉर दिस सिचुएशन। अब इन कॉजेस के साथ साथ जब आपको कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं तब आप बच्चे को रेगुलर चेकअप के लिए पेडिट्रिशियन के पास लेके जाते हैं, उसको बताते हैं कि ये ऐसा कुछ हमने ऑब्जर्व किया है बच्चे में, और फिर पेडिट्रिशियन आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करता है। न्यूरोलॉजिस्ट आपको डायग्नोस करता है, आपके बच्चे को डायग्नोस करता है, फाइंड आउट करता है कि कौन से सिम्टम की कितनी सिवेरिटी है, और उसके अनुसार इसका आपको डायग्नोसिस देता है।
तो डायग्नोसिस किसका काम है? टीचर का काम नहीं है, पेरेंट का अपना भी काम नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो पेडिट्रिशियन के पास जाएं या न्यूरोलॉजिस्ट के पास। न्यूरोलॉजिस्ट के पास आमतौर पे सीधे नहीं जाते हैं पेरेंट, आमतौर पे पहले पेडिट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर अगर उनको लगता है देन दे आर रेफर टू न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट से फिर आगे साइकोलॉजिस्ट के पास कुछ टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है, क्योंकि जो ऑटिज्म का डायग्नोसिस है देयर इज नो टेस्ट फॉर ऑटिज्म। नो टेस्ट मतलब जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, इस तरह का कोई टेस्ट ऑटिज्म का नहीं है। ऑटिज्म का टेस्ट जो है इट इज टेस्टेड बाय चेकलिस्ट। सिम्टम्स का चेकलिस्ट है, क्वेश्चनियर्स है। वो क्वेश्चंस साइकोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट पेरेंट्स से फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक के आधार पे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। सो दैट मीन्स द डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन फीडबैक। बहुत हद तक पेरेंट्स और कई बार टीचर्स का रोल वहाँ आ जाता है जब ये बच्चे नॉर्मल या एवरेज जो बच्चों के जो स्कूल्स हैं, रेगुलर स्कूल्स हैं, उनके साथ पढ़ रहे होते हैं और टीचर को कुछ इनमें लर्निंग डिसेबिलिटी या बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम नज़र आता है, देन दे आर रेफर टू स्कूल साइकोलॉजिस्ट। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट टीचर से फीडबैक लेते हैं एपिसोड्स के बारे में कि आपने ऐसा क्या देखा, आपने ऐसा कितनी बार देखा, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए बोला जाता है, एपिसोड को रिकॉर्ड करने के लिए बोला जाता है। तो इस तरह से टीचर्स और पेरेंट्स की फीडबैक पे इसको डायग्नोज किया जाता है। अब इसका जो डायग्नोसिस है दैट में बी गिवन एज सिवियर और माइल्ड, यानी सिम्टम्स बहुत कम भी हो सकते हैं तो माइल्ड, ज़्यादा होंगे तो सिवियर, या इसको फंक्शनल लेवल पे डिफाइन किया जाता है। यानी उन सिम्टम्स की वजह से बच्चे को डेली लाइफ में या फंक्शनिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कितना सपोर्ट चाहिए, उसके अनुसार भी इसको डायग्नोज किया जाता है। यानी हाई फंक्शनैलिटी या लो फंक्शनैलिटी में भी इसको डिफाइन करते हैं। तो आमतौर पे 3 फंक्शनल लेवल्स डिफाइन किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी। फर्स्ट फंक्शनल लेवल है जिसमें कुछ सपोर्ट चाहिए, राइट, और लेवल 2 बोला जाता है जिसमें सब्सटेंशियल सपोर्ट चाहिए, यानी काफ़ी सपोर्ट चाहिए बच्चे को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। और थर्ड बोला जाता है जिसमें वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट चाहिए। यानी डायग्नोसिस किस लेवल पे है? इस लेवल पे कि बच्चे को कितना सपोर्ट चाहिए टू मैनेज हिज चैलेंजेस, सोशल में, कम्युनिकेशन में और बिहेवियर में। अपने जो उसको दिक्कत आ रही है उसको मैनेज करने के लिए उसको कितना सपोर्ट चाहिए, उसके अनुसार इसको डायग्नोज किया जाता है। और डायग्नोसिस बार बार करवाना चाहिए ताकि थेरेपी से क्या फ़र्क पड़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी मिले। तो ये तो होगी हमारी डायग्नोसिस की बात। अब हमने कॉज भी देख लिया, डायग्नोसिस भी देख लिया, अब हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की कि इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है। अब क्योंकि कोई टेस्ट नहीं है, अगर कोई सेरोटोनिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन या न्यूरोट्रांसमीटर का कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ मेडिकेशन हो सकता है, सीजर्स हैं तो उसका कुछ मेडिकेशन हो सकता है, लेकिन एज सच सोशल बिहेवियर के लिए तो कोई मेडिकेशन नहीं हो सकता, है ना। ADHD के लिए कुछ मेडिकेशन हो सकता है कि भाई बच्चे की जो एनर्जी लेवल्स हैं वो थोड़े मैनेज हो सके। तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें भी
कई तरह के लेवल्स हैं, कई तरह के तरीके हैं जिससे इसको ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले है मेडिकेशन, यानी मेडिसिन हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए हो, जैसे कि ये आपका डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छा बता सकता है कि कौन से सिम्टम के लिए मेडिकेशन इज पॉसिबल। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, थेरेपी। तो आमतौर पे ऑटिज्म में थेरेपी यूज करी जाती है। थेरेपी कई तरह की हैं, इसमें कई अलग अलग तरह के, जैसे बच्चे की प्रॉब्लम है उसके अनुसार उसको थेरेपी दी जाती है। थेरेपी के लिए अलग से क्वालिफाइड, सर्टिफाइड, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो इसकी थेरेपी दे सकते हैं। तो इसमें कॉमनली क्या थेरेपीज हैं, ABA थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। या सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी है। ABA यानी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी, यानी बिहेवियर को समझना कि क्यों ये ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उसके लिए AB थेरेपीज हैं जो बिहेवियर को, लर्निंग को समझने के लिए कि बच्चा कैसे सीखता है, कितना सीख पा रहा है, उसके लिए ABA थेरेपीज आर यूज्ड। स्पीच थेरेपी, अगर लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, बोल नहीं पा रहा, तो उसके लिए स्पीच थेरेपी इज यूज्ड। ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूज होती है जब बच्चे को डेली वर्क करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। डेली वर्क में क्या है कि कई बार इन लर्नर्स को सिंपल वर्क करने में भी प्रॉब्लम आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिवेरिटी। बटन बंद करना, जूते के तस्मे बांधना, खाना खाना, नहाना, पॉटी ट्रेनिंग, अपनी स्लीप को रेगुलेट करना, इसमें भी कई बार बच्चे को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज यूज्ड। तो ये जो बच्चे हैं ये सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, ये सेंसेस को बहुत अच्छा पहचान नहीं पाते। कई बच्चे ओवर सेंसिटिव होते हैं, कुछ अंडर सेंसिटिव होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी एंड हाइपो सेंसिटिविटी बोथ इज देयर। तो इसके लिए सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए भी कई सारी थेरेपीज अवेलेबल हैं। तो बहुत बार होता है कि लर्नर को इन सभी थेरेपीज को अलग अलग समय पे रेफर किया जाता है, और कई बार अगर कंडीशन ऐसा है तो बहुत सारी थेरेपी इकट्ठी भी दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का बहुत सारा टाइम इन थेरेपीज में जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बार बार डायग्नोसिस होता है तो हमें ये जानकारी रहती है कि बच्चे को कितना फ़ायदा हो रहा है। इसके सिवाय बहुत सारा साइको एजुकेशन की भी ज़रूरत है। साइको एजुकेशन मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं थेरेपी तो नहीं कर रही, मैं भी एक तरह से एजुकेट कर रही हूँ आपको कि इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, पेरेंट्स को जानकारी होनी चाहिए। तो अवेयरनेस क्रिएट करना भी इम्पॉर्टेंट है थ्रू मीडिया, थ्रू एजुकेशन, थ्रू पेरेंट हेल्प ग्रुप्स, थ्रू टीचर्स। अलग अलग तरह से अगर पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए ताकि वो ज़्यादा जल्दी इनको डायग्नोज कर लें, जल्दी डायग्नोज कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी से बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ये भी हम देखते हैं कि जो थेरेपीज हैं दे वर्क बेस्ट इन एज 3 to 8। 3 से 8 साल का जो बच्चा है उसमें ये थेरेपी सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। तो अगर एजुकेशन होगा, पेरेंट्स को अवेयरनेस होगी, बच्चा अपनी प्रॉब्लम को पहचान पाएगा, देन दिस थेरेपीज कैन बी वेरी बेनिफिशियल। 8 साल के बाद भी थेरेपीज होती हैं, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि ये लाइफ लॉन्ग है,
जहाँ प्रॉब्लम आएगी बच्चे को फिर वापस थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, एडोलसेंस में फिर जाना पड़ता है, अडल्ट लाइफ में कोई चैलेंज आता है उसमें फिर जाना पड़ता है, तो बार बार भी जाना पड़ता है। लेकिन बेस्ट जो है दैट इज़ 3 to 8 ईयर्स, और ये ऐसा एज ग्रुप है जिसमें बच्चा स्कूल में भी होता है, घर में भी होता है। तो दैट इज़ वाई टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स दे नीड टू नो अबाउट इट। अनदर ट्रीटमेंट दैट इज गिवन इज बाय फैमिली सपोर्ट ग्रुप्स। ये क्या होते हैं? फैमिली सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जो पेशेंट्स हैं या जो इस तरह के स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनकी फैमिलीज़ का एक सपोर्ट ग्रुप बना दिया जाता है। अब उस सपोर्ट ग्रुप से क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक जैसी प्रॉब्लम भी होती है, तो वो एक दूसरे की फैमिली से बात करके, उनके एक्सपीरियंसेस को सुन के, अपनी बात शेयर करके दे कैन लर्न। तो उससे उनका जो अपना स्ट्रेस है वो भी कम होता है। उनको ये नहीं लगता कि हाय मैं ही क्यों, हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हाय मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, या कहीं मेरा ही बच्चा ऐसा तो नहीं है जो ये चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो जब वो फैमिली सपोर्ट ग्रुप्स में जाते हैं दे गेट टू नो कि बाकी बच्चों के साथ या बाकी पेरेंट्स कैसे मैनेज कर रहे हैं। सो दे गेट अलर्टेड, अलार्म्ड एंड दे ऑल्सो गेट टू मैनेज देयर स्ट्रेस। तो ऐसे फैमिली सपोर्ट ग्रुप्स आजकल इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं। अगर आप थेरेपी के लिए जाते हैं तो थेरेपिस्ट के पास होते हैं। तो इस तरह से आपको काफ़ी सपोर्ट बाकी बच्चों की फैमिली से भी मिलता है। अब ये सब बातें तो हो गई, मेडिकेशन डॉक्टर का काम है, थेरेपी थेरेपिस्ट का काम है, साइको एजुकेशन मीडिया का काम है, सोसाइटी का काम है, डॉक्टर्स का काम है, मेरे जैसे लोगों का भी कुछ काम है, और फैमिली सपोर्ट फैमिली वालों का काम है। तो मैं टीचर्स को क्यों बताऊं? ये टीचर्स का क्या काम है? इसमें टीचर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कैसे? टीचर्स आर सपोज्ड टू प्रोवाइड एजुकेशनल इंटरवेंशंस। और ये जो काम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरी चाइल्ड इज़ टू बी इंक्लूडेड इन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या है कि हर बच्चा पढ़े, हर सीखे, सब बच्चे स्कूल जाएं, सब बच्चों को सीखने का मौका मिले। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि बच्चे रेगुलर स्कूल्स में पढ़ें। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा थेरेपी सेंटर्स अवेलेबल नहीं हैं, हर बच्चे को मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनकी पहुंच नहीं होती। लेकिन एजुकेशन या स्कूल्स ये ऐसी जगह है जो हर बच्चे को अधिकार है कि वो स्कूल में जाए। तो जब स्कूल में वो बच्चा जाता है जहाँ माँ बाप को जानकारी नहीं, जहाँ बच्चे को भी अपने बारे में, अपनी स्टेटस का नहीं ज़्यादा पता, तो टीचर्स दे आर सपोज्ड टू प्रोवाइड बेस्ट हेल्प टू द चाइल्ड। इसलिए एजुकेशनल इंटरवेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑटिज्म, ताकि जब वो बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ बैठे तो टीचर पहचान सके कि ये नॉर्मल से डिविएट कैसे कर रहा है। लेबल नहीं करिए, लेकिन जानिए कि वो डिविएट कैसे कर रहा है, उसकी स्पेशल नीड्स क्या हैं, और अकॉर्डिंग टू दो स्पेशल नीड्स आप एजुकेशनल इंटरवेंशंस दें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑटिज्म के बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ बहुत अच्छा एजुकेशन गेन कर सकते हैं। उनके लिए अलग से, हर बच्चे को अलग से स्कूल में, किसी स्पेशल स्कूल में भेजने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपका साइकोलॉजिस्ट या आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है कि बच्चे को कितने चैलेंजेस हैं, क्या वो रेगुलर बच्चों के साथ पढ़ पाता है। हर जगह पे ये देखा जाता है कि जितना बच्चा नॉर्मल एज ग्रुप में इंटरेक्ट करता है उतना उसको फ़ायदा होता है। नॉर्मल एज ग्रुप में वर्क करने से बच्चा दूसरों को देख के बहुत सीखता है, इमिटेशन से सीखता है, और कोई उसको चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते। सो इसलिए
टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है दैट दे नो दैट हाउ दे कैन हेल्प द ऑटिस्टिक चाइल्ड। हम ऐसे हाथ नहीं धो सकते कि आप अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल में ले जाइए, या हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम क्या करें। बड़ा कॉमन, वेरी कॉमनली टीचर से व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, द आंसर विल लाई हियर इन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, जिसको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी सो दैट एवरीवन कैन बेनिफिट। एजुकेशनल इंटरवेंशन सिर्फ टीचर का काम नहीं है, पेरेंट्स का भी काम है, इसलिए ये नहीं सोचिए कि टीचर का काम है टीचर ही देखें, नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने भी बहुत जगह पे बच्चे को सपोर्ट करना है इन एकेडमिक्स और इन एजुकेशन। एजुकेशन वाइडर टर्म है, एकेडमिक बहुत छोटा टर्म है, तो अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेसन वेयर वी हैव डिस्कस्ड कॉजेज एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब उसके बाद हमारे पास अगले लेसन के लिए हमारे पास रह जाता है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि अभी मैंने इसके सिम्टम्स डिटेल में डिस्कस नहीं करे हैं, तो आई विल बी डिस्कसिंग सिम्टम्स एंड एजुकेशनल इंटरवेंशंस। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एजुकेशनली एक्सेल करे और ऑटिस्टिक है, तो कैसे उसको पढ़ाएं, कैसे उसको सिखाएं, इसके लिए बीइंग पेरेंट, बीइंग टीचर, आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और सिम्टम्स के साथ साथ लेते हुए चलेंगे हम कि ये सिम्टम है, क्लास में कैसा दिखता है, घर में कैसा दिखता है, और इस सिम्टम को हम एजुकेशनली कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी कवरिंग दीज 2 टॉपिक्स।